ठीक, आप राज्य के अधिकारी बनेंगे, मतलब सीजीपीएससी ऐसे पेपर लेता है जिसमें आप टॉप लेवल के अधिकारी बनेंगे जो राज्य में बनते हैं। बाकी उससे भी ऊपर होता है क्या, यूपीएससी, तो उसमें आईएएस आईपीएस ये सब बनते हैं, तो वो जिले के मालिक हो गए एकदम। जैसे अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं तो आप मैक्सिमम जा सकते हैं तो आप एसडीएम बनेंगे, ठीक है, उसके ऊपर सीधा बात कलेक्टर ही रहेगा, तो आप कलेक्टर तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद जो जिले का मालिक, मतलब जिले में कलेक्टर मालिक, उसके नीचे 3-4 एसडीएम, तो एसडीएम भी बहुत बड़ा पावरफुल पोस्ट है। वहां तक का पेपर कौन लेता है, हमारा सीजीपीएससी लेता है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है अभी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सीजीपीएससी जिस पद को लेता है वो, उससे बड़ा पद कोई नहीं है एसडीएम को लेकर, और उसमें प्रमोट हो गया 3-4 साल के बाद, प्रमोट हो गया आप अपर कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर नाम सुना होगा, ज्वाइंट कलेक्टर, ठीक है, यहां तक जा सकते हो। उसमें भी और ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं, एडिशनल कलेक्टर भी बनते हैं। बहुत साल के बाद, बहुत साल के बाद राज्य सरकार का मन हुआ तो फिर आपको कलेक्टर भी बना सकता है। आपके रिकॉर्ड को देखते हुए 20 साल की सर्विस के बाद, 18 साल 20 साल की सर्विस के बाद डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बहुत साल तक रहोगे आप, तो फिर आपको कलेक्टर बना सकता है यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो। वो पूरा कैबिनेट का मीटिंग होता है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। कुछ पद खाली होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लगभग 300 कलेक्टर का पद है, तो उसमें से 40-50 पद आपको राज्य से भरना होता है प्रमोट करके, तो वो पद भरते रहता है, हर 3-4 साल में एक बार भरते हैं। तो मतलब अगर किस्मत अच्छा है तो बहुत साल के बाद आप बन सकते हैं वहां तक। लेकिन अगर सीधा बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ लेवल में आप टॉप के लेवल के अधिकारी की भर्ती सीजीपीएससी ही लेते हैं, और उसी के लिए आप बैठे हैं आपस। फिर उसके नीचे कई सारे पद आते हैं। अगर मान लो कि आपका रैंक बेकार है थोड़ा सा, तो आपको सेकंड क्लास ऑफिसर मिलेगा। यदि मान लेते हैं 10-12 डिप्टी कलेक्टर आया, मैक्सिमम 22 तक भी आ चुका है, लेकिन मान लेते हैं 12-15 आया डिप्टी कलेक्टर। अगर मान लेते हैं कि आपका टॉप 12 या 15 में नहीं है, तो फिर आपको दूसरा पद जो आपके मन का होगा, जैसे सबसे ज्यादा लोग लेते हैं डीएसपी, ठीक है, यदि उम्र 30 साल से नीचे है जनरल में तो फिर आप डीएसपी, या 35 है ओबीसी और एसटी एससी में तो फिर आप डीएसपी के लिए भर सकते हैं। तो दूसरा पद जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं वो डीएसपी का पद है। कई लोग छोड़ भी देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, हेक्टिक जॉब है, पुलिस का जॉब बहुत हेक्टिक होता है, तो कई लोग इसको छोड़ भी देते हैं। तो डीएसपी के अलावा क्या लेते हैं फिर, तो इसमें लेते हैं स्टैग, टैक्स ऑफिसर। जीएसटी समझे, जीएसटी नाम सुनो आप, तो जीएसटी से रिलेटेड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होता है ये, स्टैग कहते हैं इसे, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर होता है ये, तो इसको लेते हैं, वो स्टैग बोलते हैं इसको, जीएसटी ऑफिसर होता है। ये बहुत ज्यादा मतलब लेने वाला पद है, डिप्टी कलेक्टर के बाद सबसे ज्यादा लोग जो लेते हैं ये है। क्यों, क्योंकि कलेक्टर का ऊपर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये कलेक्टर के नीचे आता ही नहीं। सीधी सीधी बात है, आपको किसी नगर में बैठा दिया जाएगा, सारे बिजनेसेस संभालिए आप, ये भी टॉप लेवल का अधिकारी, इससे ऊपर सीधा सीधा सेंटर में आएगा आपका। और भी पद होते हैं, अकाउंट ऑफिसर का पद होता है, वो भी सेकंड क्लास ऑफिसर है। सेकंड क्लास ऑफिसर की सैलरी ही शुरुआत होती है 88,000 के आसपास। जी हाँ, आपका नौकरी लगते ही आपका सैलरी होगा लगभग 88,000 रुपए। ट्रेनिंग चलेगा 6 महीने, बढ़िया, खाना पीना ऐस करना नहीं, काम करना पड़ता है वहां, ठीक है। 6 महीना तो ट्रेनिंग, 8 महीना ट्रेनिंग, ऐसा ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग भी सेकंड क्लास ऑफिसर बनोगे तब। सेकंड क्लास ऑफिसर कहां तक बनोगे, 200 पद आता है मान लो पूरा पीसी का, तो ऑलमोस्ट सेकंड क्लास ऑफिसर 40 के आसपास रहेगा। टॉप 40 टॉप 30 के आसपास अगर आपका पद है ओबीसी जनरल में, एसटी में आप 100 तक में भी सेकंड क्लास मिल जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम नहीं है, परंतु बाकियों से पीछे रह जाते हैं थोड़ा सा। तो अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 100 तक मिल सकता है आपको सेकंड क्लास ऑफिसर। सेकंड क्लास ऑफिसर बहुत सारे हैं, डिप्टी कलेक्टर सबसे टॉप पे हो गया, डीएसपी हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया, टैक्स ऑफिसर हो गया जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल, सीधे ट्राइबल डिपार्टमेंट का पोस्ट है वो, वहां आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये सब सेकंड क्लास ऑफिसर है। एक और है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, पूरे जिले का दारू आपके हाथ में, सोच लो कितना पावरफुल हो गया। पहले मरते थे लोग, डिप्टी कलेक्टर छोड़ दिए हैं कई लोग, क्यों, क्योंकि पहले वो वाला था, ठेका पद्धति था, मतलब वो प्राइवेट था, अब तो सरकारी हो गया, तब थोड़ा सा कम लेने का प्रयास करते हैं। अब समझ जाओ कम क्यों लेना, क्योंकि ऊपरी कमाई कम हो गया थोड़ा सा। अब सरकारी हो गया तो सरकार से थोड़ी घूस मांगोगे पहले वो था, क्या बोलते हैं, प्राइवेट था, तो फिर बहुत लेते थे, मतलब पागल थे लोग इसके पीछे, मुझे एक्साइज ऑफिसर ही बनना है, साले को कुछ हो जाए। कहाँ डिप्टी कलेक्टर बन के इधर उधर ऐसी तैसी का है, एक्साइज ऑफिसर शहर में सीधा पोस्टिंग, और पूरे जिले के मालिक आप, पूरा दारू आपके कंट्रोल में। ये सब पद मिलता है इसमें। उसके नीचे जाओगे तो थर्ड क्लास ऑफिसर,
नाम थर्ड क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड क्लास, लेवल 9 तक का पोस्ट है वो। टोटल 12 लेवल का होता है, लेवल 9 को बोलते हैं आप थर्ड क्लास, और 8 को भी बोलते हैं थर्ड क्लास ऑफिसर। इसमें सबसे अच्छा पद जो दिया जाता है एट प्रेजेंट, पहले तो नायब तहसीलदार लेते थे लोग, एट प्रेजेंट लेते हैं जनपद पंचायत सीईओ। जनपद ब्लॉक, जिला के अंदर 4-5 जनपद होता है, जनपद के मालिक आप हैं। मालिक इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आपके हाथ में होगा, योजना आपके हाथ में होगा, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे आपके हाथ से होंगे। चाहे कृषि का कोई योजना आ गया, चाहे किसानों के लिए कोई उर्वरक का योजना आ गया, चाहे भूमि से रिलेटेड कोई योजना हो गया, चाहे कोई बिजली से रिलेटेड हो गया, पानी से हो गया, जो भी हो गया, सब आपके विभाग से ही जाएगा, आपके टेबल से जाएगा। तो ये वाला जो पद है, इसमें सबसे ज्यादा लोग लेना पसंद करते हैं इसको, जनपद पंचायत सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस साल बोला जा रहा है कि सीएमओ भी ऐड हो सकता है इस साल 2025 में, लेकिन आप लोग 2025 में तैयार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सत्य बात है एकदम कि 2025 आपके लिए नहीं है। 2025 चूंकि अभी चल रहा है, 26 नवंबर को नोटिफिकेशन 2025 का जारी हो जाएगा। पेपर कब होगा? अब फरवरी 2026 को। 2025 का पीएससी पेपर कब होगा? फरवरी 2026। प्री 4 महीने के बाद मेंस, ये आप लोग के लिए नहीं है। ये बैच फरवरी 2027 के प्री के लिए है और जून 2027 के मेंस के लिए है। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। पूरा आपको, अगर उड़ान में हम बात करेंगे, लगभग 50 से 60 लोग हर साल जो निकाल रहे हैं, ठीक है। 200 में कभी हमारे पास 40 होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी अच्छा लग रहा तो 60 भी पहुंच जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं ऑन एवरेज 40 से 50 ले लेते हैं, तो 10 ही बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, और वो भी बहुत अच्छी बात है, 10 हैं। फ्रेशर इन द सेंस का मतलब है जो पहले साल ही, जैसे आप लोग बैठे हैं 2027 फरवरी के लिए, मतलब 2026 पीएससी के लिए, तो ऐसे हमारे पास जितने भी 2025 में बैचेस चल रही हैं, 10-12 बच्चे निकालेंगे, और ये वही होंगे जो थ्रू आउट मेहनत करेंगे, थ्रू आउट साल भर, सारी चिंताओं, सारी सब कुछ को छोड़कर, जितना भी पास्ट था, पास्ट का बर्डन छोड़कर, भविष्य की चिंताएं छोड़कर, वर्तमान में जो जिएंगे, अगले 18 महीने 16 महीने कम से कम, बताएंगे आपको 15-16 महीने का बैच है ये, मिनिमम 15-16 महीने का, इतना तो चलेगा ही, इतना बड़ा सिलेबस है। तो अगर आप 15-16 महीने अपनी पास्ट की बातों भूल जाइए, क्या किया कैसे किया छोड़ दो, ग्रेजुएशन हो गया मतलब लग जाओ, भविष्य की चिंताएं छोड़ दो कि हाँ क्या चल रहा है, वर्तमान में घर परिवार भी, घर पर पूरा नहीं छोड़ना है, त्योहार में जाना है, नॉर्मली रहना है, ठीक है, वह सोशल ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। पता चला कि नेतागिरी भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। मेरा एक स्टूडेंट बहुत बड़ा नेता बन गया ना ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो वो पढ़ता भी था, नेतागिरी भी करता था, आज बहुत बड़ा नेता बन गया, रायपुर में ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य है ये बनने का, तो लक्ष्य है तो बिल्कुल, क्योंकि एक बार का मेहनत है, अच्छे से कर लिया और बन गए तो फिर आप ही आप हैं। आप समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं, अपने परिवार को भी आगे ले जा सकते हैं, और अपने आप को बहुत अच्छे स्तर एक जगह पर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरा 16 महीने उड़ान को देना पड़ेगा। उड़ान आपके लिए पूरा 16 महीने देगा, आप देंगे या नहीं देंगे आपके ऊपर है। क्योंकि हर बार का मैं बता रहा हूँ, हर बैच क्या है, ठीक है। ये तो थोड़े कम बच्चे हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि ये अक्टूबर में चालू है। जनरली हमारी बैचेस जून और जुलाई में ज्यादा बनती हैं, कि उस समय बच्चे मतलब फ्री हो जाते हैं एकेडमी से, है ना, जून जुलाई के आसपास में, और उनको तुरंत तुरंत बैचेस ज्वाइन करना होता है। तो जून जुलाई अगस्त मैक्सिमम भीड़ वहीं पास रहती है। ऑलमोस्ट हम लोग 70-80% कोटा वहीं पूरा कर लेते हैं अपना। बाद में हम लोग चलाते रहते, इंक्वायरी आते रहती, तो कभी कभी ऑन कर लेते हैं। जैसे पिछले महीने एक बैच चालू हुई थी, है ना, तो वहां पास कुछ बच्चे थे, वो भी ठीक ठाक बन गई थी, या कम बच्चे, फिर भी ये बैच बन जाएगी, जहां तक लगे बनेगी तो अच्छी बात है। तो अगर आप पूरा उड़ान को देते हैं तो उड़ान आपके लिए पूरा है। लेकिन मैं हमेशा वही कह रहा हूं कि हमेशा ही देखता हूं मैं कि 50 की बैच है हमारे पास, ऐसे ही रहती है 40-50 बच्चे हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 बच्चे बैठा के हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पाता। और पीएससी का फील्ड इंटरेक्शन का फील्ड है। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होंगे अपने टीचर से, जब तक आपकी समस्याएं हम नहीं समझेंगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमारी जो अगर 40-50 की बैच है, उसमें सच में बता रहा हूं 5-6 बच्चे ही हैं। हमेशा जैसे मैं शुरू करूं वहां भी ऐसे ही शुरू होता है, लेकिन 4-5 महीने तक मैं देखता हूं केवल 4-5 ही हैं जो एकदम रेगुलर फ्लो में ही चल रहे हैं, वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे अगर 10-12 बैच भी हमारे पास, तो टोटल 50 है। तो उसमें से सच में उसी 5-5 करके मतलब 50 में से उसी 10-12 में, उसी 10-12 का सिलेक्शन होगा।
और ये हमको शुरू से पता रहता है कि कौन किसका सिलेक्शन होने वाला है, कौन करने वाला है। शुरुआत के 2.5-3 महीने में हम लोग निकाल भी लेते हैं कि इस बैच में ये 4-5 बच्चे हैं, इस बैच में ये 4-5 बच्चे, इस बैच में ये 4-5 है। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा हमें, और वो निकालते हैं, और उन्हीं को देखकर आप लोग आते हो। यही तो है ना, और ये मार्केटिंग है, और क्या, यही तो मार्केटिंग है। उड़ान क्यों आए? देख के तो है ना कि सिलेक्शन हो रहा है, तभी तो आए। मेरे जैसे टीचर या फिर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं तभी तो आए ना, देख के ही आएंगे। रही बात मेरी, मैं आपको पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉलिटी से शुरुआत करेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, या तो मैं पढ़ाऊं या तो कोई और टीचर, वही होगा। तो प्रॉपर आपको मन बनाकर आना पड़ेगा, प्रॉपर, मैं आ रहा हूं इस फील्ड में और मैं अच्छा करके ही जाऊंगा। नहीं तो ये फील्ड बहुत बड़ा है, कई बार हमको डिप्रेस भी कर देता है, ठीक है। अगर लगातार सफलता नहीं मिलती तो फिर हमें डिप्रेस भी कर देता है। इसीलिए शुरुआत अच्छा होगा तो बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो हम सपोर्ट के लिए हैं, लेकिन शुरुआत बेकार कर दिए 3-4 महीने तो फिर बीच में पूरा गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि सिलेबस एक बार जब आगे बढ़ जाता है तो आप पीछे कितना ही कवर कर लो, क्योंकि रोज पढ़ाई होगा, रोज 3 क्लास होगा, रोज बढ़ेगा आगे सिलेबस, आप पीछे छूटते चले जाओगे, पीछे छूटते चले जाओगे। तो मन बना के पूरी तरीके से आना है। और पीएससी का फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा फील्ड है। दूसरा एक पॉजिटिव बात बताता हूं इसका, अभी तक मैंने जितने भी व्यापम के बच्चे निकालते देखे हैं, ये थोड़ा सा लो ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी है बस। जितने भी मेरे व्यापम बच्चे देखे जो भी निकाल रहे हैं वो सारे पीएससी फील्ड के, सारे पीएससी फील्ड के, ऑलमोस्ट 80% बच्चे पीएससी फील्ड के हैं। चाहे 2021 के फूड इंस्पेक्टर की बात करो, ठीक है, मेरे जैसे 6 स्टूडेंट है वहां निकले, वो सारे पीएससी फील्ड के थे। व्यापम कभी सोचा ही नहीं थे उन्होंने, लेकिन एक आध बार सफलता नहीं मिली पीएससी की फील्ड में, उधर गए, फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ तपता लोहा पूरा एकदम गर्म। व्यापम वाला बैच ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक्चुअली में फोकस नहीं रहते उतने, उनको लगता है कि बस ठीक तो हो जाएगा करके, ऐसा नहीं है। व्यापम में भी बहुत कंपटीशन है, और वो कंपटीशन केवल पीएससी वाले ही बियर कर पाते हैं। तो एक नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी बात यह है कि व्यापम अच्छे से फाइट हो जाता है। नेगेटिविटी बात है लेकिन पॉजिटिविटी के साथ ये है। तो पीएससी करने से होता क्या एक्चुअली में कि सारे जॉब आपके सामने खुले पड़े। छत्तीसगढ़ में आने वाले जो भी जॉब, जैसे एडीआई हो गया, एसीएफ हो गया, ठीक है, एसीएफ आने वाला है कुछ समय के बाद, सीएमओ पीएससी के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है, वो तो नहीं आने वाला अलग से। बाकी और भी जितने पीएससी फील्ड लेगा, जो भी पेपर लेगा, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, उसमें सारे चीज में आपको ये पीएससी काम आएगा, सारी जगह पर। तो पीएससी पढ़ने से एक फायदा ये कि सारा चीज कवर हो जाता है। अब कुछ नहीं है इसके आगे कि जो पढ़ना हो आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ में जॉब लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? और पीएससी जो आप करने आए हैं क्लास में, उसमें 2 चरण है, एक प्री का चरण और एक मेंस का चरण। मेन से पूरा का पूरा रिटर्न, पूरी तरीके से लेखन शैली है, और प्रीलिम्स में क्या है, टिक मार्क। लेकिन अगर आपका प्री नहीं निकला तो फिर आप मेंस में भी नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। आप लोग तैयार होंगे फरवरी 2027 के लिए, मतलब आज से अगर हमारी बैच शुरू होती है तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उधर 12 महीने, 15 और वो जनवरी, 16 महीने आपके पास। मतलब आपका जो पेपर होगा उसके अभी कितना महीने हैं? 16। और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि अगर आप कल से या फिर 10 दिन के 5 दिन के बाद अगर लगातार पढ़ने बैठ जाओ तो फिर 12 से 13 महीने सिलेबस खत्म होंगे, पढ़ने में सिलेबस खत्म होगा। लिटरली अच्छा बड़ा सिलेबस है हमारा। सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि मेंस के सिलेबस की मैं थोड़ी सी बात करता हूं। बस पेपर कितने हैं? पेपर टोटल 7 पेपर है। थोड़ा बहुत तो जानकारी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, जब हम लोग आए थे ना पढ़ने उस समय इंटरनेट उतना नहीं था लेकिन उतना नहीं था, तो हम लोग को भी सब कुछ सिखाया था, इतना पेपर होता, तो पहली बार पता चला कि ऐसा पेपर होता है करके, पेपर दिखता है, ये होता है, ऐसा वैसा होता है। आजकल लेकिन इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा पता रहता है। तो मेंस में टोटल 7 पेपर है। सारे पेपर कितने मार्क्स है? 200, 1400 मार्क्स का पेपर होगा। 7 पेपर है, ऐसा बोलने का है, ये नहीं है कि केवल हिस्ट्री का एक पेपर, ज्योग्राफी का एक पेपर, ऐसा नहीं है। ये पेपर नंबर 1, इसमें 3 पार्ट है।
हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज। मतलब 3 भाषा पढ़ने होंगे आपको, छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए। अगर आप मध्य छत्तीसगढ़ के तो आपको तो अच्छे से आती होगी, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। जैसे टमाटर को पताल बोलते हैं, कई बार पूछ चुका है, टमाटर को पताल बोलते हैं, ठीक है। बैगन को भाटा बोलते हैं, भिंडी को क्या बोलते हैं, अकेलिया। कई बार पूछा है इसको, तो आपके लिए आसान है क्योंकि छत्तीसगढ़ी हम जानते हैं, हम बोलते हैं, इस कारण से हमारे लिए क्या है, आसान है। इंग्लिश एक भाषा है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कुछ ना कुछ काम इंग्लिश के होंगे ही होंगे, तो इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। हिंदी 100 नंबर का, सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, हिंदी का, तो हिंदी थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर 1 है तो केवल एक ही भाषा होगा, ऐसा नहीं। पेपर 1 में कितनी भाषाएं हैं, 3 भाषाएं होंगी यहाँ पास। पेपर नंबर 2 निबंध का पेपर है, वैसे अब निबंध नहीं है ये, फिर भी आप इसे निबंध मान सकते हो, निबंध का पेपर है ये ज्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है। आप इतना पढ़ चुके होंगे कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कोई ना कोई कंटेंट आ ही जाएगा। मैं कुछ भी बोलूंगा ना, उसके बारे में आपको गहन नॉलेज हो जाएगा कि इसका मतलब ये होता है, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, सरकार ने इसके लिए ये योजना निकाली, इसके साथ ये समस्याएं चल रही, इन समस्याओं को ऐसे दूर कर सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन खत्म हो गया। ऐसे हर एक टॉपिक पर आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि ये पोर्शन आपको दिक्कत करेगा ही नहीं। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 में भी 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब देखो 3 सब्जेक्ट यहां हो गए, 3 सब्जेक्ट और आएंगे। पेपर नंबर 3 में इंडियन हिस्ट्री आएगा, भारतीय इतिहास। पढ़ने की दृष्टि से सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये, सबसे बड़ा सब्जेक्ट पीएससी में वो है, तो वो है भारतीय इतिहास का। एक छत्तीसगढ़ भी है, ओवरऑल छत्तीसगढ़ मिला लो और ओवरऑल हिस्ट्री मिला लो, बराबर है। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि कहां पास आपको ज्यादा चोट पहुंचानी है जिससे ज्यादा नंबर मिले, क्योंकि वहां हाथ पर ज्यादा मारेंगे जहां ज्यादा नंबर है। वहां हाथ पर मारने का क्या मतलब, जहां नंबर कम है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि सीजीपीएससी की पढ़ाई के साथ तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी, पढ़ाई अपनी जगह है, तैयारी अपने जगह में है। पढ़ाई अपने जगह में है, तैयारी अपने जगह में है। तैयारी का मतलब कि आपको पूरी तरीके से प्लान करना होगा कि किस पेपर में कितना नंबर जा रहा है टॉपर लोग का, पिछले 2-3 साल में किस मार्क्स में कौन से पेपर में सिलेक्शन हो रहा है। तो पता चला पेपर 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, 140 तक जा रहा है 200 में, तो आपको दिलाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए 140। पेपर नंबर 3 को देखोगे तो पिछले बार मैक्सिमम गया 106, इसका मतलब है कि आपको भी वहां तक पहुंचना पड़ेगा। 140 ला पाना पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से पेपर 1 में 140 आया, पेपर 3 में 140 नहीं आने वाला, और बिल्कुल सच में नहीं आएगा। थ्योरी पेपर है, नहीं आएगा, तो उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर नंबर 3 तो हो गया। 4 में भी लोग 140 ला रहे हैं, मतलब उसमें भी ज्यादा मेहनत करना है और 140 लाना पड़ेगा। उस हिसाब से उसको समय, उस हिसाब से उसमें पानी देंगे, उसी हिसाब से उसमें खाद डालेंगे। पेपर नंबर 5 पिछले साल जो मैक्सिमम मार्क्स दिया है 96, मतलब पेपर नंबर 3 में 106, पेपर नंबर 5 में 96, मतलब कि वहां भी इसी प्रकार का हालत है पेपर नंबर 3 जैसा। पेपर नंबर 6 की बात करेंगे तो वहां भी सेम 103 या 104 मार्क्स हाईएस्ट गया है। नंबर 7 का तो और हालत खराब है, हाईएस्ट मार्क्स मुझे जहां तक याद है 92 है। पेपर नंबर 7 क्यों इतना कम जाता है, क्योंकि आखिरी दिन होता है, आखिरी दिन वो पेपर होता है, और उससे पहले 6 पेपर हो चुके हैं। अब इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, सब में 2-2 3-3 सब्जेक्ट है, तो सोचो ये 6 सब्जेक्ट को शुरुआत में ही पढ़े होगे आप, 15-20 दिन तक पढ़े होगे पेपर से पहले। मान लेते हैं कि आज 6 अक्टूबर को पेपर है, तो ऑलमोस्ट 20 सितंबर से रिवीजन करना चालू किया होगा 6 पेपर का। तो 7वां पेपर आज से 40 दिन पहले पढ़े होगे, 30 दिन पहले, 25 दिन पहले पढ़े हैं आप 7वां पेपर। 7वां पेपर में कई बार हम परिभाषा भूल जाते हैं उसका, लिटरली परिभाषा भूल जाते हैं, याद नहीं आता। मतलब जो दिन आखिरी पेपर होते हैं याद नहीं आता कि इसका परिभाषा क्या था, और उससे पहले 10 बार पढ़ रखा है उसे। प्रेशर, क्यों ऐसा करता है पीएससी, प्रेशर झेलवाना चाहता है आपको, कितना प्रेशर आप बियर कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज संभालना है ना। एसडीएम बनने के बाद थोड़ी केवल एक ही चीज काम करना है। एसडीएम मतलब पूरा पावर है आपके पास, पूरा कलेक्टर हो आप अपने एरिया में पूरी तरीके से।
हर डिपार्टमेंट आपके अंडर आएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे बिजली हो, चाहे ये हो, चाहे नदी हो, नाला हो, सब आएगा आपके अंडर। सबको आप ही संभालेंगे अकेले। मैं देखता हूं कितना प्रेशर है। मेरे दो मित्र हैं एसडीएम एट प्रेजेंट, कई सारे स्टूडेंट हैं अभी एसडीएम नहीं बने हैं। डिप्टी कलेक्टर के बाद तुरंत एसडीएम नहीं देता, डिप्टी कलेक्टर के बाद 2-3 साल इधर उधर इधर उधर हर डिपार्टमेंट में दौड़ाते रहता है। जा उधर सीख के आना, जा उधर सीख के आना, जा उधर सीख के आना, सब तरफ से सीख के आ जाना। 3 साल के बाद एसडीएम बनाता है आपको, कई बार 4 साल में बनाता है। तो मेरे अभी 3 साल से एसडीएम है जो मेरे साथ पढ़ते थे। मैं देखता हूं उनका बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है, लेकिन मजेदार भी है, मजा भी बहुत है। ठीक है, जितना प्रेशर उतना, यही तो करने आया ना। मजा भी बहुत है। आपके सामने आसपास सब कुछ है, और क्या चाहिए आपको? आपका कोट लग रहा है, आपके आसपास घूम रहे हैं, माई बाप कर रहे हैं, आप लोगों का भला कर रहे हैं। कहीं जैसे अभी कोई गरीब दिख गया तो आप नहीं कुछ कर सकते उसका, क्योंकि कमा ही नहीं रहे हैं। कमा रहे तो उतना नहीं कमा रहे कि भला कर सके, लेकिन आपके पास उस समय पावर होगा, आप उनका कल्याण कर सकते हो। क्या तकलीफ है? हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है, कॉल कर दिया, जो भी वहां का हेड होगा तुरंत सुनेगा, थड़फड़ा जाएगा आपका नाम सुन के, एसडीएम साहब का कॉल आया। क्यों? क्योंकि नहीं माना आपकी बात तो गया उसका नौकरी, खा जाओ उसका नौकरी, सस्पेंड। इतना पावर होगा आपके हाथ में। ऑफिस किसी का तहसील में काम नहीं हो रहा, आपने कॉल कर दिया, तुरंत काम हो गया। केस कोई नहीं लिख रहा, आपने कॉल कर दिया। इतना तक आप कर सकते हैं। कहीं प्रोटेस्ट हो रहा तो आप ही जाओगे, कहीं कुछ हो गया तो आप ही जाओगे। बहुत बड़ा फील्ड है, वही मैं समझा रहा हूं। तो प्रेशर बियर कराना चाहता है वो, कि उस प्रेशर में आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, उस प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। पेपर नंबर 7 तक वहां तक जाता है वो। इस कारण से प्रेशर थोड़ा लूज होता है और बच्चों का नंबर कम हो जाता है। पेपर 7 में सबसे कम नंबर है 90 मेरे को लगता है 87 ही है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 87 80 90 के आसपास है हाईएस्ट मार्क्स उसमें। तो ये है। तो 7 पेपर कहने का मतलब 7 सब्जेक्ट नहीं, उसमें कई सारे सब्जेक्ट है, लगभग 17 सब्जेक्ट है, 17 लगभग, लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज मिला दिया जाए तो। समझ में आ रहा है? बड़ा एग्जाम है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार देखो, दो तरीके हैं पढ़ने के, दो तरीके, या फिर कोई भी काम करने के दो तरीके हैं जहां तक है, कि कूद जाओ और उसके बाद देखो क्या है। कूद जाओ और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। जैसे कोई बोलेगा आपको केदारनाथ जाना है, तो एक तरीका यह है कि सीधा पहुंच जाओ, ट्रेन पकड़ो, है ना, या फ्लाइट पकड़ो, देहरादून उतरो, वहां से टैक्सी लो, फिर उसके बाद देखो कि टैक्सी मिलता है कि नहीं मिलता है, बस मिलता है कि नहीं मिलता है, पैदल जाना है, क्या जाना है। तो एक तरीका यह है कि कूद जाओ और उसके बाद देखो पूरी तरीके से। दूसरा तरीका यह है कि सब पहले से ही प्लान कर लो, सारा सिग्नल ऑन होगा तो दौड़ूंगा, ये एक तरीका है जो कि तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि हम आपको अवेयर कर दें, अवेयर इस बात को लेकर कि देखो वहां खतरा है थोड़ा सा, ठीक है, कई बार अगर रात को पहुंचोगे तो रुकना पड़ेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी रात को, तो वहां स्टे कर लेना रात को, तो आपके दिमाग में पहले से रहेगा स्टे करना है यहाँ पास। ठीक, निकलना है तो सुबह निकलना, केदारनाथ चढ़ना है तो शाम को मत चढ़ना चालू करना, नहीं तो रात को टेंट नहीं मिलेगा ऊपर। चढ़ना तो सुबह 5-6 बजे चालू कर देना। तो हम आपको अवेयर कर दें कि आपके साथ क्या हो सकता है और आप कैसे बच सकते हो, क्योंकि वहां जाने के बाद आप थोड़ा सा उसको टैकल कर लो। मेंटरशिप यही होता है, पीएससी यही, कोचिंग यही कराता है आपको। वरना आपको क्या लगता है, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको क्या यूट्यूब में फ्री में नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी कहता हूं कि 5 साल आप अगर आप बिना किसी गाइडलाइन की तैयारी करें, गाइडेंस की तैयारी करें, 5 साल में आप प्री भी निकालो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है आपके लिए। तो कोचिंग संस्थान इसीलिए आज भी रिलेवेंस है, क्योंकि वो आपको मेंटरशिप प्रदान करते हैं, वो आपको कदम कदम पर दिखाते हैं कि आपके साथ क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। एकाध दुक्का तुक्का निकल जाते हैं कि बिना कोचिंग के कभी निकाल लिए, 200 में एकाध दो होंगे तो होंगे, क्या पता वो भी झूठ बोल रहे हो, नहीं कोई भरोसा नहीं ना आज के डेट में। तो कोचिंग यही आपका काम कराता है कि आपको कहां पर क्या समस्या आएगी, किस प्रकार से उस समस्याओं को टैकल करना है, किस समय आपको क्या फील हो रहा होगा, कहां किस प्रकार से समस्या याद करने में आएगी, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये काम कराता है कोचिंग आपके लिए। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सबको एक साथ टैकल करना है, इतने सारे। थोड़ा सा प्रीलिम्स की बात करते हैं। जैसे मेंस में 7 पेपर है ना, प्रीलिम्स में 2 पेपर है, बस इतना ही याद रखो। मेंस में 7 पेपर, बहुत ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा जानकारी ज्यादा तकलीफ, धीरे धीरे जानकारी आएगा, अच्छी बात है।
तो मेंस में केवल 7 पेपर है, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 200 का है। कितने मार्क्स हो गए? 1400 मार्क्स। डिप्टी कलेक्टर कितने में बनते होंगे? 1400 में कितना लाने पर डिप्टी कलेक्टर बनता होगा कोई? हाँ, 700 ही बन जाते हैं। 710 टॉपर का था, केवल 50%। 1400 में 50%। लगता होगा आसान है 50। बहुत कठिन काम है 50% लाना, बहुत कठिन काम है। पिछले साल मेरे आए थे 674, 152 रैंक, 8 नंबर से रह गया मैं। बहुत कठिन काम। इंटरव्यू में रह गया, मार्क्स अच्छे थे, टॉप 38 रैंक था मार्क्स के अकॉर्डिंग। इंटरव्यू में कम मार्क्स थे, तैयारी नहीं कर पाते अपन, इधर ही खटते रह जाते हैं। कभी एकदम मतलब ऐसा मालिक हमको देता ही नहीं फ्री कि जाओ बेटा पढ़ो करके। हमारा मन है पढ़ाने का, तभी तो पढ़ा पा रहे। इस फील्ड में वही पढ़ा सकता है जिसका मन हो, पेशेंस चाहिए, जिसका मन है वही पढ़ा सकता है। ये शायद मुझे लगता है पांचवा क्लास होगा। 5 घंटे से खड़े हैं, एक वीडियो बनाया 2 घंटे, मतलब 1 आध घंटे का वीडियो बनाया। अभी 2 घंटा और है, 7 बजे तक यहाँ है, फिर 7:30 से 8:30 उधर है उस ब्रांच में। तो पढ़ा भी वही सकता है जिसका मन होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 700 नंबर अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही आएंगे। कई बार क्या होता है हमारे मन में ना एक भ्रांति फैली होती है, बस 50% चाहिए। अकेडमी में तो मैं 70 लाता था, 75 लाता था। वो अकेडमिक अलग है, वो ग्रेजुएशन का काम नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की बातें अलग है, ये बातें अलग है, ठीक है। तो 1400 मार्क्स का मेंस है, और यहां पास आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। प्रीलिम्स का मतलब फरवरी में होगा, ठीक है। अब बिल्कुल अपने दिमाग हमारा ऐसे ही काम करता है, एक बात समझो। कई बार आप खुद देखे होगे कि जैसे ही पेपर आता है हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। 10 दिन बचा है, ज्यादा एक्टिव हो गया। जो चीज 6 महीने से नहीं समझ में आ रही थी वो लास्ट के 10 दिन में आ जाता है समझ में। कभी ऐसा फील किए होगे कि पिछले 6 महीने से उस चीज को नहीं पढ़ रहा था, कठिन लगता था, लास्ट के 10 मिनट में कोई आया, मतलब कोई भी बच्चा या फिर दोस्त सहपाठी कोई टीचर आया, थोड़ा बहुत बताया और हमारा दिमाग कैच कर गया। दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिमाग है कोढ़िया 1 नंबर का हमारा, समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जब बहुत समय होता है तो वो कोढ़िया हो जाता है, आपको करने ही नहीं देता कुछ। आपको इधर उधर की बातों मिल जाएगा, चलना यार अभी तो बहुत सारे दोस्त के पास मिलकर आते हैं, चलना यार अभी तो सूझ जाते हैं, आज क्लास नहीं जाते हैं, अरे अभी तो 12 महीना बचा है यार, आराम से करते हैं। ये दिमाग आपको आपसे कराता है। दिमाग 1 नंबर का कोढ़िया है हमारा, लिटरली। इसीलिए जितने साधु संत है क्या बोलते हैं, दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो दिमाग को बस। और सोचो कितनी मतलब अजीब टाइप की बात है, दिमाग से दिमाग को कंट्रोल करना है। दिमाग को कैसे कंट्रोल करोगे? दिमाग से तो करोगे ना। और वो है दृढ़ इच्छा, बस कि आपकी दृढ़ इच्छा है कि नहीं, कि आपको करना है कि नहीं। जैसे अक्षय कुमार सुबह उठ जाता है, दृढ़ इच्छा उसके अंदर उठने की, उठ जाता है, वो जल्दी सो जाता है, उठ भी जाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो उसकी इच्छा शक्ति उसको कहती है कि वो कर लेगा वो। तो वही आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, ठीक। तो फरवरी 2027 आपके दिमाग में हमेशा डेट होगा कि फरवरी 2027 मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर वाला डेट है। इससे पहले मेरे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, समय बिल्कुल नहीं है, 16 महीने हैं, लगभग 17 सब्जेक्ट है। अगर एक एक महीने एक एक सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो फिर रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बाकी से कंपीट भी करना है, मतलब प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी आपको, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, क्लास में टेस्ट में टॉप करना पड़ेगा आपको। एज क्या है? नहीं, नहीं दिला सकते। 2004 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो नहीं दिला सकते। 5 है तो फिर नहीं, मतलब 3 है तो फिर दिला सकते हो इस बार। 2003 वाले हैं तो फिर दिला सकते हैं। 2004 वाले इस बार नहीं दिला सकते। इस बार 2004 नहीं दिलाएंगे, क्योंकि 2004 वाले का 21 कब कंप्लीट होगा? 2024, 2025 में। तो और 1 जनवरी 2025 से पहले का 21 साल मांगेगा वो, 1 जनवरी 2025 से पहले, ठीक है। और 26 वाले का कब मांगेगा? तो फिर 1 जनवरी 2026 से पहले साल कंप्लीट होना चाहिए। तो 2004 वाले अगले साल दिलाएंगे। उससे भी नीचे है क्या? 2005 वो है क्या? ठीक ना, फिर दिला सकते हो, ठीक। और जिसका 2003 या 2002 2001 है तो इस साल दिला सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल दिलाइए, क्योंकि अटेम्प्ट का कोई दिक्कत है नहीं। अच्छी बात यह है सीजीपीएससी में अटेम्प्ट का कोई दिक्कत नहीं है।
आप जितना चाहे उतना अटेम्प्ट ले सकते हैं। एज 40 है, 40 साल तक, महिलाएं 45। ठीक है, तो ऐसा भी मत सोचना 45 साल में निकाल रहे हो ना। एक निकाली थी भाई 45 साल में टॉपर थी वो सोची लास्ट अटेम्प्ट में दे ही देती हूँ करके, और इतना पढ़ी भाई गॉड, फाड़ गया, इतना नंबर लाई थी वो, इतना ज्यादा नंबर। आज तक इतिहास में उतना नंबर कोई नहीं लाया, 2016 या 17 टॉपर है वो। पता नहीं जुनून होगा अलग से कि आखिरी अब तो मैं निकाल ही लूंगी, 3 साल से नहीं निकालूंगा, अब मेरे पास आखिरी समय, जीना या मरना इसी में। तो बहुत ज्यादा नंबर था भाई, बहुत ज्यादा नंबर था, मतलब इन ह्यूमन टाइप का नंबर है, इंसान नहीं ला सकता इतना नंबर। मतलब उस साल मुझे लगता है 900 पार था वो, 900 यार 1000 के आसपास पहुंच गया था इतना। मतलब जो सेकंड था उससे 70-80 नंबर पीछे था। किस लेवल में पढ़ाई किया होगा उसने। ठीक है वो ना ऐसा इजी नहीं था भाई, नॉर्मल ही था, मतलब जैसा आता है वैसे ही है, वैसे ही था। प्रीलिम्स ऊपर नीचे होते रहता है, मेंस देखोगे तो 40-50 नंबर आगे पीछे रहता है बस, किसी साल 40 ऊपर चला गया, किसी साल 40 नीचे चला गया। लेकिन अभी तक यह देखा गया कि 670 से लेकर मैक्सिमम गया है, तो एवरेज की बात करेंगे तो 760 750 जो जा रहा है वो, मतलब देखा जाए तो 700 प्लस 50 माइनस 50 ऐसा है, इसी में आगे पीछे घूम रहा है वो। कई बार चला गया है 830 भी एक बार गया था, है ना सिलेक्शन, लेकिन उसका थोड़ा सा हो सकता है कि कोई पेपर इजी है या फिर चेकिंग इजी हो गई हो। कई बार ऐसा होता है, प्रोफेसर चेंज हो जाते हैं चेक करने वाले, तो फिर चेकिंग इजी हो जाती है तो नंबर ज्यादा मिल जाता है। कई बार सख्त वाला आ जाता है तो सबका कम कम मार्क्स देता है। हाँ, भेदभाव नहीं होता चेकिंग में, अगर अभी पिछले 2 साल से देखोगे तो भेदभाव नहीं हो रहा है। उससे पहले तो ये तो गोल्डन चांस है तैयारी करने का, क्योंकि अभी बिल्कुल भी एकदम फेयर है हमारा पीएससी, एकदम सही तरीके से हो रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उससे पहले तो बहुत कुछ हो चुका। क्या बोलोगे। ठीक है, तो अभी तो गोल्डन चांस है, मतलब अभी देखा जाए तो 3-4 साल है ना, जब तक ये सरकार है या फिर ये जो सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल गोल्डन चांस है आपके पास, बिल्कुल। जहां आप बिल्कुल फेयर एकदम, कोई दिक्कत नहीं, जितना मेहनत उतना आगे, मेहनत के ऊपर आपको पोस्ट मिलेगा, ये होगा। तो वही आसपास, उसी के आसपास बना हुआ है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जैसे मेंस में 7 पेपर हैं टोटल, 200 मार्क्स के हैं, तो कितना हो गया 1400 मार्क्स, है ना। और प्रीलिम्स के आएंगे, प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्री में प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर हैं जो कि फरवरी 2027 में होगा। इसमें दो पेपर मिलेंगे आपको, एक मिलेगा सामान्य अध्ययन का पेपर और एक मिलेगा एप्टीट्यूड का पेपर, सी सेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो एप्टीट्यूड का पेपर है ये क्वालिफाई है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको पास करना है, ऐसा समझो, इसको बस पास करना है, न्यूनतम अंक प्राप्त करने हैं इसमें। आपको न्यूनतम अंक कितना प्राप्त करना है, तो ये 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी है तो 46, जनरल कैटेगरी है तो 66, एसटी एससी ओबीसी कम्युनिटी से है तो 46 मार्क्स चाहिए, और जनरल कैटेगरी से है तो 66 मार्क्स चाहिए। इसमें आता है मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, फिर आता है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। जिसका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो यहां से पेपर निकाले, जिसका मजबूत है वो भी यहीं से निकाले। 2021 इतना टफ सी सेट था, मैं दूसरों को नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, ठीक है। मेरा मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, क्योंकि मेंस में मैं 50 में 49 लाता हूं। जी हाँ, 50 का मैथ्स रीजनिंग है, उसमें मेरा 49, 48, 42, 3 बार ये, एक बार 38, पिछले बार 34, पता नहीं कैसे उसमें स्टेप मार्किंग कर दिया था वो, तो एक बार 34 था। 6 में दे रखा है, 5 में इसका रिजल्ट बता रहा हूं मैं अपना। तो मेरा 2021 का बता रहा हूं मैं, सीसेट का क्या हाल था, 1 घंटा बनाया, 17 क्वेश्चन बने थे बस। और मेरा आदत है मैथ्स रीजनिंग मेरे से अच्छा बनता है, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं। 17 क्वेश्चन, फिर मैं देखा 1 घंटा बचा है, 17 दूनी 34, ले दे के 68 पहुंचा, एक आध दो गलती से गलत हुआ होता तो बाहर हो गया, दिमाग खराब हो गया। अच्छी बात यह थी कि मुझे हिंदी और छत्तीसगढ़ी आता है, तो फिर 32 क्वेश्चन में से सबसे पहले मैं 26 क्वेश्चन बना डाला, 15 मिनट के अंदर पहले इसको बनाया, और प्लस 17 तो उधर बना रखा था। फिर मुझे अच्छा लगा, मैं क्या पास हो गया, नहीं तो फेल हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, तब भी आप हिंदी और
छत्तीसगढ़ी को अच्छा पढ़ेंगे ताकि सीसेट रुके ही ना। आप इतना तैयारी कर लो कि सीसेट का आपका टेंशन ही ना हो, फिर उसके बाद से मैं समझ गया मेरे को कभी दिक्कत होगा नहीं सीसेट में, चाहे कितना भी टफ आ जाए, उससे जीवन में नहीं आ सकता, इतना टफ पेपर था वो। तो बिल्कुल पहले से प्रिपेयर रखना, यही प्लानिंग है कि सीसेट मुझे हिंदी भी प्रिपेयर रखना है, सीजी भी प्रिपेयर रखना है, क्योंकि प्रिपेयर रखोगे तो मेंस में तो काम आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल इधर भी करना है प्रिपेयर, और मैथ्स और रीजनिंग भी करना है, जिससे कि मेरा मेंस में भी अच्छा मार्क्स आए और हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी अच्छा मार्क्स आए, और मेरा सीसेट कभी रुके ही मत। क्यों? क्योंकि पूरा फरवरी में पेपर होगा ये, तो शुरुआत के पूरे फरवरी मान लेते हैं 10 फरवरी को पेपर होगा, तो शुरुआत के 10 दिन फरवरी का, उससे पहले 30 दिन पूरा जनवरी का, उससे पहले दिसंबर का 30 दिन, सीसेट छूने की जरूरत ही ना पड़े। 30-30 60 70 दिन, 70 दिन केवल रिवीजन करना है। मैथ्स रीजनिंग और लैंग्वेज ऐसा कर लो कि सीसेट सोचना ही नहीं पड़े, नहीं तो पता चल घबराहट हो रहा है, दो दो पेपर का कौन बर्डन संभाले, एक ही पेपर का बर्डन लो। तो हमारी कोशिश यही रहती कि हम आपका नवंबर से पहले सीसेट कंप्लीट करा दें, आप पूरी तरीके से सीसेट में कॉन्फिडेंट रहें, जिससे कि आप 70 दिन केवल जीएस को पिए, सीसेट देखने को ही ना पड़े, जितना भी कठिन है आप सॉल्व करके निकल जाओ, आप पास हो जाए। क्योंकि इसको केवल पास करना और कुछ नहीं करना। 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 23 क्वेश्चन यहां बनाना तो पास हो जाओगे, 33 यहां बनाओगे तो पास हो जाओगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आप 40 प्लस बनाइए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 50 प्लस बनाइए, खत्म। ये पेपर इतना ही है, बस पास होना है, नंबर नहीं जुड़ेगा, नंबर नहीं जुड़ेगा इसका, बस पास करना है। क्योंकि अगर आप सीसेट पास नहीं करेंगे तो फिर आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। जो जीएस का सीट है ओएमआर का, वो कभी भी आपका चेक नहीं होगा। तो पहले वो सीसेट चेक करेगा कि पास हो कि नहीं उसमें, तो फिर जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो फिर वो वाला पेपर होगा। कैसे होगा? तो 10 फरवरी को मान लो आपका पेपर है, सुबह 9 से लेकर 11, किसका पेपर होगा? जीएस का। 10 से 12 सॉरी 10 से 12 सॉरी ये तो मेंस का होता है, 9 से 12 मेंस का, 10 से 12 किसका होगा? जीएस का पेपर। शाम को उसी दिन शाम को 3 से 5 किसका होगा? सी सेट का पेपर। 3 घंटे का गैप मिलता है बीच में, खाना पीना खा लो, कोई फॉर्मूला रिवाइज करना है तो उस समय रिवाइज कर लो, ये सब। तो सी सेट का पेपर उसी दिन होता है शाम को। तो ये केवल क्वालिफाई, उसके सुबह जो आप पेपर दे रहे थे जीएस, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स लाने हैं? 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का तो कितना हो गया टोटल? 200 का। तो ये 200 मार्क्स का पेपर है। जीएस के 200 मार्क्स में से, अर्थात 100 क्वेश्चन में से 50 आपको छत्तीसगढ़ और 50 आपको इंडिया, दोनों पढ़ने होंगे। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पीएससी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा वेटेज होगा। पहले ये संख्या फिक्स नहीं थी, 2018 से फिक्स कर दिया। पहले कई बार ये ज्यादा था, वो कम, वो ज्यादा, ये कम, ऐसा चलते रहता था। अच्छी बात है, फिक्स, टेंशन ही नहीं देना है। 50 छत्तीसगढ़ से, 50 इंडिया से, ये फिक्स कर दिया। छत्तीसगढ़ में सारे सेक्शन है। छत्तीसगढ़ का आपको इतिहास पढ़ना है, जितना फ्री में पढ़ोगे पूरा का पूरा मेंस में काम आएगा। कोई सब्जेक्ट हो तो मेंस में ना हो, तो जितना प्री में है उतना ही मेंस में है। इसीलिए अभी तो मैं नहीं बोलूंगा डायरेक्ट, वरना मैं कुछ दिन बाद यही बोलता हूं कि प्री और मेंस नहीं होता है, एक ही होता है। हम बस, हमारे यहाँ बस एक चलन चल गया है प्री और मेंस ऐसे बोल बोल के, वरना सीजीपीएससी का मतलब होता है सीजीपीएससी। उसमें प्री भी होता है और उसमें मेंस भी, तैयारी एक ही होती है। छत्तीसगढ़ को जैसे आप पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव लगाए तो फिर प्री, लिखे तो मेंस, कोई नहीं। अब थोड़ी आपको प्री में बेटा, प्री में जैसे महानदी पढ़ा रहे कोई टीचर है ना, तो ऐसे ही पढ़ाएंगे कि महानदी यहां से निकलती है, 11 जिले सीक्वेंस में इस जिले से गुजरती है, पूर्व की ओर जाती है, इतना किलोमीटर लंबा है, छत्तीसगढ़ में इतना किलोमीटर है, यहां से इसकी सहायक नदी आती है जाती है। मेंस में आएगा तो पूरा वैसे ही डायग्राम बनाकर लिखना होगा कि महानदी का उद्गम स्थल ये, महानदी की लंबाई ये, छत्तीसगढ़ में ये लंबाई, महानदी के इतने, छत्तीसगढ़ के इतने जिलों से जाती है, इसका ढाल इस ओर है, इसकी दाईं ओर से ये सहायक, बाईं ओर से ये सहायक, इसमें ये परियोजना चल रही है। तो ये मेंस का आंसर हो गया। प्री में क्या पूछेगा? महानदी की लंबाई बताइए, खड़ाक से मार दिया 838, जो भी होगा।
प्री है, मेंस और प्री कोई अलग नहीं होता। इसीलिए जितना आप इधर देखेंगे सिलेबस वो पूरा का पूरा कहां होगा, मेंस में होगा, अलग नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का पढ़ना होगा आपको, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़ना होगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल जिसको कहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में दोनों सेक्शन से। छत्तीसगढ़ का आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा, इसमें बजट, इकोनॉमी सर्वे, प्रशासन के डाटा। छत्तीसगढ़ का आपको संस्कृति पढ़ना होगा, कल्चर, पोला क्या होता है, हरेली क्या होता है, तीजा क्या होता है, ठीक है, क्या स्पेशल होता है इसमें, कौन सी रस्म होती है, बस्तर दशहरा क्या है, आठे कन्हैया क्या है, ठीक है, ये सुआ नाचना क्या होता है, राउत नाचा क्या, इसका नाम सुने ही होगे, मध्य छत्तीसगढ़ के हैं अगर आप तो ये सब सुने ही होगे। हम लोग तो उत्तर साइड के हैं, मतलब सरगुजा का मुँह है, तो हम लोग थोड़ा कम सुने थे ये सब। हम लोग साइड पोला हरेली ये सब थोड़ा कम चलता है, ठीक है, हमारे साइड गंगा दशहरा, कर्मा, ये सब चलता है। हाँ अंबिकापुर, आप लोग भी अंबिकापुर से अंबिकापुर से, सिलफिली से, ठीक है, फिर अम्बेडकर चौक, खास अंबिकापुर से एकदम। मैं गोधनपुर अंबिकापुर का एरिया है, जैसे यहाँ है ना भनपुरी, ये रावा भाटा, इस टाइप का यहाँ वहाँ का एरिया है। तो हम लोग साइड थोड़ा कम सुने रहते हैं हम लोग, पोला हरेली ये सब कम जानते हैं हम लोग, इधर के लोग ज्यादा जानते हैं। हम लोग फरा कम जानते हैं, फरा भपोरी, इधर के लोग फरा भपोरी ज्यादा जानते हैं। हम लोग साइड थोड़ा कल्चर अलग है, थोड़ा सा अलग है, इधर का थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही सब पढ़ना है, संस्कृति में वही सब पढ़ना है, उधर का भी पढ़ना है, बीच का भी पढ़ना है, नीचे का भी पढ़ना है, तीनों एरिया का पढ़ना है, मध्य छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, सारे सारे एरिया का कल्चर पढ़ेंगे। फिर ट्राइबल कल्चर पढ़ेंगे आप, ट्राइबल अलग से, जनजाति पूरा, कितनी जनजाति, क्या जनजाति, जनजातियों का रस्म, जनजातियों का पर्व, जनजातियों का त्योहार, जनजातियों का नृत्य, जनजातियों का वाद्य यंत्र, गाना बाजा, सब क्या मान्यता है, कौन सी देवताएं हैं, सब पढ़ना है। क्या रस्म निभाते हैं, क्या पीते हैं, किस प्रकार का विवाह होता है, सब कुछ जानना है जनजातियों के बारे में। फिर प्रशासन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रशासन को लेकर, ठीक है, वैसे में प्रशासन लिख दिया क्या, नहीं लिखा, प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप ग्राम पंचायत, पंचायत कैसे चलता है पूरा, और नगरीय निकाय, नगरीय निकाय किस प्रकार से चलता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट इतने ही सेक्शन मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में, लगभग 6-7 सेक्शन हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। एक करंट अफेयर्स मिलता है, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कई लोग आपको ये सलाह देंगे कि पीएससी चालू कर दिया, अब से रोज पेपर पढ़ना चालू कर दे, रोज पेपर पढ़ा, और उसका सुन लिया क्या बोला कोई, मत पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ना, मिस गाइडेड है और कुछ नहीं है, कोई काम का नहीं हमारे लिए न्यूज़पेपर, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। किसी को लगे, कोई आपको बोल देगा कि कौन ऐसा बोल दिया, कौन टीचर ऐसा बोल दिया, बोल देना मैं बोला था, ठीक है, जानता ही होगा मुझे। बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई न्यूज़पेपर मत पढ़िए आप, लास्ट में चालू करेंगे जब अपना मेन सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं बताऊंगा अगले साल जुलाई के आसपास क्या करना है, उसके लिए करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, क्या करना है, क्योंकि अब करंट अफेयर्स का बटन पाल लोगे तो उसी को याद करने में आपका आधा एनर्जी चला जाएगा, जो मेन पोर्शन वो आपका खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसका करंट से कोई लेना देना है नहीं, तो आपका पूरा एनर्जी उधर चला जाएगा, आप इधर कम एनर्जी दे पाएंगे। बिल्कुल ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, करंट अफेयर से अभी बिल्कुल भी नहीं भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा बहुत जैसे उड़ान के यूट्यूब चैनल में आते रहता है, या कोई भी यूट्यूब चैनल, मैं केवल उड़ान की बात नहीं करूंगा, कोई भी यूट्यूब चैनल, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर मिले तो वो सब देखते रहो, अच्छा लगता है, रहते हैं उससे क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो सब देखते रहो, बस बस देखो, लेकिन उसका नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। क्लासरूम में जितना चल रहा है वही करना है, क्लासरूम में आपका जैसे क्लास में पढ़ाया गया, उसका नोट्स दिया गया, वो आपको रट के आना है, हफ्ते में या फिर 15 दिन में, हर हफ्ते ऑलमोस्ट टेस्ट होते हैं, 3 टीचर हैं, ठीक है, 3 क्लास 2 क्लास लगेगी, हर हफ्ते या हर 15 दिन में 2 टेस्ट होगा ही होगा। शुरुआत के 1.5 महीने में हो सकता है मेंस का एक भी टेस्ट ना हो, क्योंकि लिखना नहीं आता आपको, और लिखेंगे तब कुछ जानेंगे तब तो लिखेंगे, तो शुरुआत के 1.5 महीने के बाद दूसरे महीने से ऑलमोस्ट आपका रिटन प्रैक्टिस होगा। स्पेशली मैं तो हर दिन 4 क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा आपको, कि 4 क्वेश्चन जाइए और पढ़ के लिख कर आइए, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख कर आना है, बिल्कुल पढ़िए, उसके 2-3 घंटे के बाद लिखिए, जो गलतियां होंगी हम बताएंगे आपको, कहां गलती कर रहे हैं, कहां पास आपको हेडिंग बनाना था, कहां पास आपको डायग्राम बनाना था, कहां अंडरलाइन करना था, कहां पैराग्राफ चेंज करना था,
90% लोग तो पैराग्राफ चेंज करने नहीं आता कि पैराग्राफ कहाँ चेंज होगा, हेडिंग देने नहीं आता, हेडिंग किधर से देना है, सब हेडिंग कहाँ डालना है, खत्म किस शब्द से करना है, शुरुआत किस शब्द से करना है, किस क्वेश्चन को कहाँ शुरू करना होगा, किस क्वेश्चन को कहाँ से खत्म करना होगा, किस क्वेश्चन में डायग्राम एकदम मस्ट है, डालना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम का हो ही नहीं सकता इसमें, किसमें केवल डायग्राम से काम चल जाएगा, किसमें फ्लो चार्ट बनाने से काम चल जाएगा, समय नहीं है तो फिर कैसे करें। कई बार ऐसा होता है 200 मार्क्स का है, लिख नहीं पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बता, पेपर नंबर 3, 5, 6 नहीं लिख पाएंगे आप 200 नंबर का, बहुत रेयर ही जो पूरा पेपर लिख पाए। तब भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लास्ट में फ्लो चार्ट से अपने 10 मिनट में 25 नंबर का आंसर लिख सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, क्योंकि 25 में अगर आपने कोशिश किया लिखने का पूरा पूरा तो हो सकता है 10 का अटेम्प्ट करोगे तो इसमें आपको 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 25 का अटेम्प्ट करोगे तो लगभग 12 मिलने का चांस मिलेगा, तो 7 नंबर गेन होगा ना आपका। ये तब जब नहीं लिख पाएंगे, तब लिख लेंगे तो अच्छी बात है, लिख लेंगे तो पूरी अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाए तो उसकी बात। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा कि किस पॉइंट पर आपको क्या दिक्कत आएगी, कहां दिक्कत आ सकती है। तो बात वही है, हर 15 दिन में लगभग प्रीलिम्स का हर दिन हमेशा टेस्ट होगा, कई बार सरप्राइज टेस्ट भी होगा, ये देखने के लिए कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है, इसके लिए भी तैयार रहना है। सरप्राइज टेस्ट होते हैं, मैं तो नहीं लेता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है सरप्राइज टेस्ट, मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ पढ़ के ही दो ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर हमारे यहाँ सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं, कभी कभी घुसता हूँ क्लास में, क्या करो सरप्राइज टेस्ट, अच्छा ठीक है तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन मैं नहीं लेता, मेरा आदत नहीं है सरप्राइज टेस्ट वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ कि कब टेस्ट क्या होगा, कंफर्टेबल नहीं तो 2-4 दिन का और समय ले लो, लेकिन पढ़ के पूरा दो, क्योंकि अंततः वहां परफॉर्म करना है, ठीक है, पढ़ोगे तभी तो परफॉर्म करोगे, तो ऐसा भी होगा। तो ये छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, टोटल ओवरऑल सिलेबस किसका है, ये छत्तीसगढ़ का है, ऑलमोस्ट यही मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। सेम यहां भी मिलेगा, यहाँ छत्तीसगढ़ का इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं सबसे बड़ा सिलेबस किसका है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सिलेबस है, और 75 मार्क्स का मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है, और प्रीलिम्स में भी 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है संविधान का, आपको बाद में बताऊंगा कि आप संविधान के बिना प्रीलिम्स जीवन में नहीं निकाल सकते, आप इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि आप संविधान के बिना प्रीलिम्स निकाल लीजिए, क्यों, मिनिमम 12 प्रश्न और मैक्सिमम 22 तक गया है ये, 22 प्रश्न, सोचिए 50 में से 22 प्रश्न केवल एक ही सब्जेक्ट के, क्योंकि कोई भी पीएससी करता है तो फिर सामने वाले मन में ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको 2 चीज तो हमेशा आता होगा, एक इतिहास और दूसरा संविधान, कि आप देश की राजनीति के बारे में जानते हैं कि देश में जो राजनीति चलती है कैसे चलती है, क्या चलती है, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आम आदमी से अलग लगोगे तभी तो, जैसे अभी एक बहुत बड़ा केस चल रहा था कि कुछ लोग हैं जिनको 5 साल से अंदर कर दिया है और उनको जमानत ही नहीं मिल रही है, शर्जील इमाम वाला केस, ऐसा सुना होगा ना, कि 2-4-7 ऐसे आदमी हैं जिनको 5 साल से सरकार अंदर करके रखी है और उनको कोई जमानत अभी तक नहीं मिला, जमानत नहीं मिला है, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, मतलब पुलिस वालों ने, सीबीआई ने, जो भी वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मे बी एनआईए कर रहा होगा, एनआईए कर रहा होगा, तो उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की अभी तक कि बहस चालू हो जाए, बस ये आदमी ऐसा बोला है, पकड़ा जेल में और चला गया 5 साल अंदर, मतलब अदालत में उसकी कार्रवाई तक नहीं हो रही है, मतलब आपके खिलाफ कोई गया ही नहीं है, ना आपको बचाने के लिए, ना आपको आपके ऊपर कोई आरोप लगाने के लिए, आप पड़े हुए हैं अंदर, इसका भी कानून है भाई, इसलिए पड़े हुए हैं। नाम आदमी को तो लगेगा ये तो गलत चल रहा है यार, ये तो गलत हो रहा है, देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसे में तो लोकतंत्र कहाँ का है, ये क्या है वो क्या है। आपको बताऊंगा आर्टिकल 21 में मैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना सरकार पावरफुल है, क्यों संसद इतना पावरफुल है, संसद की वजह से हो रहा है, संसद के बाद कार्यपालिका जो सरकार में है मंत्री, उनकी वजह से हो रहा है। वो चाह गए 20 साल तक बाहर नहीं आओगे, बस चाह गए तो, इतना पावरफुल है संसद। आपने देश तोड़ने की बात की थी ना, कहाँ का ट्रायल, कुछ नहीं, इतना खतरनाक एक कानून है यूएपीए, यूपा कहते हैं उसे, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूपा। एक है एनएसए देशद्रोह वाला, वो अलग है, वो एनएसए 1980 का कानून है, यूपा 1967 का कानून है। तो जो अभी अंदर है वो यूपा के तहत है, अभी सोनम वांगचुक एनएसए के तहत अंदर है, सोनम वांगचुक को भी अंदर डाल दिए। उसका भी रीजन है क्योंकि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए
कि जो भी व्यक्ति गतिविधियां में पार्टिसिपेट कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो उसका नेतृत्व एकदम पीसफुल होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ तो फिर कार्रवाई तो होगी, चाहे आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर दूसरे लोग प्रेरित हो जाएंगे, अरे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, चलो चलते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका मौलिक अधिकार, आप कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जहां वायलेंट होगा वहां सरकार भी वायलेंट हो जाएगी, नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। हाँ, विपक्ष वाले तो हमेशा बोलेंगे गलत हो रहा है। अगर आज ये सरकार विपक्ष में होती तो ये बोल रही होती गलत है, वो विपक्ष में तो वो बोलेगा गलत है। तो विपक्ष आपको हमेशा क्रिटिसाइज करता ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा। लेकिन सरकार में अगर वो होते तो वो भी यही काम कर रहे होते, क्योंकि कानून यही कहता है, कानून यही कहता है और यही काम होगा। तो बाकियों से अलग लगना पड़ेगा, बाकियों से अलग होगे तभी तो सोच तभी तो अलग होगी ना, वरना आप में और आम आदमी में क्या फर्क होगा। इसीलिए दो चीज की डिमांड हमेशा की जाती है कि इतिहास अच्छे से आता होगा, ताकि जबरन का ब्लेम किसी और के ऊपर न डाल दो, आपको पता होना चाहिए क्या किसका इतिहास क्या है, कैसा है। और दूसरा, संविधान तो आता ही होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर मार्क्स के हिसाब से बोलोगे तो करंट अफेयर्स, बिल्कुल करंट अफेयर्स तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास और पॉलिटी के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कौन दिलाएगा, करंट अफेयर्स। बिल्कुल सबसे ज्यादा नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, पढ़ने की दृष्टि से अभी नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमी, या फिर हो सकता है ज्योग्राफी। कई बार इकोनॉमी के 2-4 ज्यादा या फिर ज्योग्राफी के 2-4 ज्यादा, ऊपर नीचे होते रहते हैं दोनों। ज्योग्राफी मतलब भूगोल है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं क्या एक आध दो, कोई नहीं है, सब हिंदी, ठीक है। भूगोल, भारतीय भूगोल कई बार 6 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, इकोनॉमी कभी 6 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, इस टाइप से दोनों आगे पीछे चलते रहते हैं। तो इकोनॉमी भी पढ़ना होगा और इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा। फिर और एक सब्जेक्ट है पर्यावरण, मैं पर्यावरण को स्पेशली अलग रखता हूं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आता है, कभी 4 आता है और अच्छे से बन जाता है। साइंस को थोड़ा अलग रखता हूं मैं, साइंस में कभी नहीं बोलता हूं कि आप प्रीलिम में पढ़ के जाओ, केवल मेंस की दृष्टि से पढ़ो। साइंस बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि पूरा सिलेबस एक साइड और साइंस एक साइड। तो साइंस को प्री की दृष्टि से मेरा मानना है कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आता है, कभी 4 आ गया, उस 4 के चक्कर में ना 36 10 क्वेश्चन छूट जाएगा आपका, तो नुकसान क्यों करना। उस 4 के पीछे से 10 के पीछे भागेंगे ना, मार्क्स तो दोनों में सेम है, ठीक है। कोई तो 30 मार्क का थोड़ी बनना है, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट थोड़ी बनना है आपको। तो वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो साइंस में सबसे लास्ट में रखता हूँ, मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 6-7 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, भारतीय इतिहास, संविधान, ठीक है, साइंस, पर्यावरण हो गया, ठीक, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इस प्रकार से ये सिलेबस है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। यही पढ़ना है आपको 16 महीने में, 16 महीने में यहाँ जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। मेंस का कुछ कुछ पोर्शन अलग है जो कि प्रीलिम्स में नहीं है, केवल कहाँ है, मेंस में। मतलब पूरा प्रीलिम्स में तो है, लेकिन पूरा मेंस प्रीलिम्स पूरा नहीं है, मेंस थोड़ा सा कुछ और भी है। मतलब इतना पढ़ने के बाद मेंस में 2-4 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ेंगे, जैसे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अच्छा खासा, क्लास में भी 50 क्लास लग जाएंगे पढ़ने में। समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, 3 सब्जेक्ट हो गए, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र। फिर पूरा का पूरा पेपर नंबर 7, ऑलमोस्ट 200 में लगभग 150 नंबर का पूरा अलग ही है, 40-50 ही कवर हो पाएगा। योजना हो गया, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन, बाकी कुछ कवर नहीं हुआ। तो देखा जाए तो 125 और 175 मान लो, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स केवल और केवल कहां मिलेंगे आपको, मेंस में। और 200 मार्क्स का निबंध ले लो, 500 मार्क्स का, 500 केवल मेंस है, बाकी 900 मार्क्स जितना प्री में उतना मेंस में। इसका मतलब है जितना अच्छे से आप तैयारी करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जितना अच्छे से उसको लिखेंगे, दोनों जगह आपको वो फायदा पहुंचाएगा, मेंस में भी फायदा पहुंचाएगा और प्रीलिम्स में फायदा पहुंचाएगा। दोनों अलग बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम सेम है। समझ में आई बात। तो ये है टोटल सिलेबस आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, जो कब होगा, 2027, फेब 2027। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है, धीरे धीरे पूरा समझ लेंगे, है ना, धीरे धीरे करके, अचानक से सब कुछ नहीं समझना है। चलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक। 8 बजे 40 मिनट हो गया, 20 मिनट की क्लास और बची है। सही चल रहा है घड़ी, बिल्कुल सही चल रहा है। हम्म, हाँ हाँ हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, क्लास के हिसाब से 4 ही क्लास होते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो गए आईएएस आईपीएस वाले, सेकंड क्लास जो कि हो गए हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर हो गया, एडीटी असिस्टेंट ट्राइबल हो गया, ठीक है, इसके साथ डीएसपी हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया, एक जेलर वाला पोस्ट होता है अच्छा खासा, एसडीजे बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेलर होता है वो, ठीक है, वो बहुत बड़ा पोस्ट है, ठीक, मतलब बहुत बड़ा, वो हो गया। तो ये सेकंड क्लास ऑफिसर, उसके नीचे काम करने वाले नायब तहसीलदार, जनपद सीईओ, 700, ये सब थर्ड क्लास ऑफिसर। फिर फोर्थ क्लास में आगे क्लर्क जो कि व्यापम लेता है, ठीक है, या इंस्पेक्टर वाले जो पोस्ट आ गए, उससे नीचे इंस्पेक्टर के भी नीचे आ जाएंगे, वो क्लास 4 का पोस्ट हो गया, तृतीय चतुर्थ श्रेणी। बिल्कुल मैं समझा रहा हूं इसके बारे में। देखो क्या होता है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों एक ही आदमी है, दोनों एक ही पद है, रैंक एक का थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तहसीलदार का रैंक नायब तहसीलदार से थोड़ा क्या होगा, ऊपर होगा, लेकिन पावर सेम होगा, काम भी सेम होगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार आएगा, दोनों का अपना अपना एरिया होगा। मेरे जो पर्सनल मित्र हैं उनके द्वारा मैंने पूरा पूछा इसे, तो बोला बिल्कुल अलग नहीं होता है, दोनों सेम होता है। मैं तहसीलदार हूं एट प्रेजेंट, मैं बता देता हूं, सरायपाली के तहसीलदार है वो, ठीक है, तो उनके पास थोड़ा बड़ा एरिया होगा, बड़ा एरिया मतलब हो सकता है कि 200 गांव होंगे, ठीक है, या जनपद के हिसाब से 4 जनपद हो गया, 3 जनपद हो गया, इस प्रकार से मिलेगा उन्हें। तहसीलदार के पास थोड़ा सा कम होगा और नायब तहसीलदार थोड़ा सा कम होगा, पावर दोनों का सेम होगा, दोनों अपने 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 एरिया में पावरफुल होंगे, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं। सीओआई, कमर्शियल इंस्पेक्टर, सहकारिता वाला। हाँ 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 हाँ, थर्ड क्लास में आएगा। वो लेवल 7 का पोस्ट है, सीओआई की बात कर रहे हैं, सीओआई है, सहकारिता निरीक्षक बोलते हैं उसको, ठीक है, एक मैं पद दिखाता हूं रुको, उसको सहकारिता निरीक्षक बोलते हैं, सीओआई, वो लेवल 7 का पोस्ट है। इसमें आपको सारे लेवल देखने को मिले, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है, ध्यान से अगर आप जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सारी बातें लिखी होती हैं। सीजीपीएससी या तो यहाँ से चले जाओ या तो मैं यहीं से जाता हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलता है। ये रहा एडवर्टाइजमेंट, ठीक, फिर इसमें आपको खोजना होगा स्टेट सर्विस एग्जाम, जैसे ये देखो 26 नवंबर 2024 को आया था ये स्टेट सर्विस एग्जाम का, इसी में आपको तैयारी हो रही है आपकी स्टेट सर्विस एग्जाम का। अब ये डाउनलोड होगा, लगेगा 1-2 मिनट, 40-45 पेज का फाइल होता है ये। डाउनलोड होकर चला जाएगा क्या, अपने आप खुलेगा? हो गया, खुल गया। देखिए सब कुछ लिखा होता है यहाँ पास, विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जाम कहते हैं इसे, 2024 का पेपर हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन में, ठीक है, मेंस का रिजल्ट आएगा, क्योंकि इनका देखो 26, 27, 28, 29 को मेंस हुआ था, प्रीलिम्स कब हुआ था उसका भी डेट लिखा होगा, 9 फरवरी को प्री हुआ था, ठीक है, और डेट भी लिखा रहता है कब तक डेट होगा भरने का, 30 दिसंबर तक डेट था भरने का। इसमें सबसे पहले तीसरे पेज में ही सारे पोस्ट की जानकारी दी कि इस साल कितने पदों की भर्ती होगी, 246 पदों की भर्ती होगी इस साल, ज्यादा पोस्ट था इस बार। जो आप सीओआई कह रहे हैं, यह है सहकारी निरीक्षक, इसको बोलते हैं सीओआई, ठीक है, ये थोड़ा नीचे मिलेगा आपको, ठीक है, लास्ट मतलब लास्ट में बोला ना लेवल 7 का पोस्ट है, ये कौन सा लेवल का है, 7। पीएससी 6 से लेकर 6 का वो एक ही पद लेता है, पता है, 2 ही पद है उसके पास 6 को लेकर, ये है, ये साहेल जेक अधीक्षक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं ना, एजेएस असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, एक था एसडीजे और एक है एजेएस। एसडीजे बहुत बड़ा पद है, एजेएस थोड़ा लेवल नीचे आ जाता है। तो लेवल 6 का 2 ही पद है उसके पास, ये और एक और है कोई सीटीआई है सर, सीटीआई तो यहाँ मिल जाएगा लेवल 7 पे, ये रहा सीटीआई। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, नायब तहसीलदार के रूप में अगर आपकी नियुक्ति होती है, आपके पास हल्का ज्यादा आ गया और कुछ साल के बाद आप क्या बन जाओगे, तहसीलदार बन जाओगे, एक ही है दोनों, आप तहसीलदार बोलो नायब तहसीलदार दोनों एक ही आदमी है। नहीं, डायरेक्ट तहसीलदार ही है वो,
नायब तहसीलदार तहसीलदार ही है, बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि नायब तहसीलदार तहसीलदार नहीं है, बिल्कुल तहसीलदार है, एक रैंक ऊपर माना जाता है बस वो। नहीं बिल्कुल सोच सकते हो, सही है, गलत नहीं सोच रहे हो। नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त हुए, कुछ साल के बाद आपको तहसीलदार का प्रभार मिल गया, लेकिन आपके बगल में नायब तहसीलदार है तो ऐसा नहीं कि आपसे छोटा है वो, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, उसके पास बस बड़ा एरिया होगा, नायब तहसीलदार का छोटा एरिया होगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे एसडीएम के ऊपर कलेक्टर हो गया, एसडीएम के नीचे तहसीलदार हो गया, तहसीलदार के नीचे आरआई होता है, तहसीलदार के नीचे भी आरआई होता है, और नायब तहसीलदार के नीचे भी कौन होता है, आरआई। आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पीएससी नहीं लेता उसका पोस्ट, उसका लेता है व्यापम। व्यापम 2020 या 21 में लास्ट लिया था आरआई का पोस्ट, उसके बाद से नहीं लिया अभी तक। तो आरआई होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके नीचे कौन होता है पता है, देश का सबसे बड़ा अधिकारी पटवारी। सबसे बड़ा अधिकारी पटवारी। तो पटवारी उसके नीचे होते हैं। तो पटवारी, फिर आरआई, फिर तहसीलदार या नायब तहसीलदार बोल लो, फिर आपका एसडीएम, और फिर कलेक्टर। कलेक्टर से ऊपर कौन, कमिश्नर। कमिश्नर, कमिश्नर से ऊपर कौन, तो न्यायालय, राजस्व न्यायालय मंडल, राजस्व मंडल न्यायालय बिलासपुर, ये रेवेन्यू पोस्ट है पूरे। तो ये होते हैं। आप जो बात कर रहे हो है ना, वो शायद 64th रैंक था कि 2023 में, है ना, ऑलमोस्ट उसी के आसपास। आई थिंक मेरा भी बात हुआ था उनसे। तो ये यही वाला पद है। ठीक है, ये सहकारिता वाला लेवल 7 का पद है, ठीक ठाक है। नायब तहसीलदार के लेवल का है, पेमेंट सेम है, हाँ सरकारी पेमेंट सेम है दोनों का, तहसीलदार का पेमेंट और इसका पेमेंट, लेकिन थोड़ा पावर कम है ना। लेवल 8 होगा ना, हाँ लेवल 8 है, 35,400, सॉरी सॉरी सॉरी, लेवल 8 का पोस्ट है वो। तो ऑलमोस्ट कितना कितना हो गया, 7 और 7 और 4 11 12, 12 से 13,000 का फर्क पड़ जाएगा, 13-14 हजार का फर्क पड़ जाएगा। तो ये फर्क पड़ेगा। 39,000 लेवल 8 का है, सॉरी मुझे याद आ रहा था 7 का है, 8 का है वो भी। नायब तहसीलदार से ऊपर एक 700 है, ठीक है, वो 9 का होगा। देखो अधीनस्थ सेवा, हाँ ये रहा, अधीनस्थ सेवा लेखा, इसको लेते नहीं है लोग। नायब तहसीलदार को ज्यादा लेते हैं, पावर है ना। नायब तहसीलदार जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक एसपी डंडा नहीं मार सकता आपको। एसपी जान गए कितना बड़ा अधिकारी, एसपी पुलिस विभाग का, लेकिन उसको भी डंडा मारने के लिए किससे परमिशन चाहिए, नायब तहसीलदार से, लिटरली चाहिए, जबकि कितना नीचे लेवल का अधिकारी है नायब तहसीलदार। फिर भी ऐसा क्यों, क्योंकि नायब तहसीलदार के पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालन अधिकारी है वो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उन्हीं के हाथ में है अपने एरिया में। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो पुलिस वाले को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि अब आपको यहां पर डंडा मारना है, अगर वो नहीं बोलेगा तो डंडा नहीं मार पाएंगे। ये है, अच्छा पावरफुल पोस्ट है नायब। अब थोड़ा सा लेना कम हो रहा है, नायब तहसीलदार को लेकर रुझान कम हो रहा है, तो क्योंकि प्रमोशन नहीं होने वाले अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2022-23 के बाद जो भी नियुक्त हुए हैं उनका प्रमोशन नहीं हो सकता, तहसीलदार तक ही रह जाएंगे वो। और थोड़ा सा उनका काम भी कम हो रहा है, रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई और एक दो और काम छीना जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा रुझान कम है उधर, बहुत सारा काम इधर उधर, हाँ बहुत सारा, हाँ हाँ हाँ। तहसीलदार प्रमोट होके बहुत साल लग जाएंगे, बहुत साल डिप्टी कलेक्टर बनने में बहुत साल लगेंगे। मे भी आज तक कोई ऐसा बहुत रेयर ही होगा कि कोई बना। अभी तक तो मैंने अभी तक तो पूछ लूंगा बना होगा तो, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं कि कोई बना होगा तो पूछूंगा मैं एक बार कि भाई क्या इसके बारे में। कहाँ से भरेंगे, इतने सारे डिप्टी कलेक्टर खुद लेना है, पुराने इतने सारे पड़े हुए हैं, उनको भी तो पद देना, उनको भी तो प्रभार देना ना, ऐसा होता है। तो ये पद पूरा यही पद आता है आपके पास इसी में। जैसे देखो यहाँ पर लेवल जो 12 लिखा होगा ना, स्तर 12, वो सारे सेकंड क्लास ऑफिसर है। 10 का एक ही पद है, कौन सा है जी, ये जनपद सीओ 10 पे आ गया, अच्छा 10 पे है ये, मुझे इसका 9 याद आ रहा था। जनपद सीओ लेवल 10 का अधिकारी है, इसलिए पावरफुल, बहुत पावरफुल पोस्ट है ये। जनरली अगर आपको लेवल 12 नहीं मिलता तो सीधा आप यहाँ लीजिए, बहुत अच्छा पद है। फिर लेवल 9 पे दो ही पद मिलेगा, एक है मिलेगा 700 और एक मिलेगा ये वाला बाल विकास अधिकारी, सीडीपीओ बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी अच्छा पद है। महिला और बाल विकास के लिए आप अच्छा काम कर सकते हैं, आंगनबाड़ी आपके अंडर में होता है, ठीक है, जिस एरिया में होंगे आंगनबाड़ी उधर का पूरा आपके अंडर में आएगा, और जितनी योजना आंगनबाड़ी में चल रही सारी, सारा का सारा, और भी काम होता है, महिला और बच्चों का जितना भी विकास का योजना आएगा सब आपके अंडर में जाएगा, आपके ऊपर वही जनपद सीईओ वाला बैठाएगा।
फिर 700 हो गया, ये थोड़ा सा काम कम, खाली पैसे पे जीना वाला बात है, मतलब फील्ड में कम आप देंगे, बहुत कम, ऑफिस जॉब टाइप का 700। और जिसको चैन का जीवन जीना है यही ले लेता है 700, ठीक है, क्योंकि पेमेंट तो मिलेगा ना, 50,000 तो आसपास पेमेंट मिलेगा। कितना है लेवल 9 पे है ना, 9 पे है 38, तो 1957, हाँ लगभग 60-62 हजार सैलरी है ना, क्या दिक्कत है। और 12 पे जाओगे तो सीधा 56,100 और प्लस 50% और 28,84,000 रुपए शुरुआती सैलरी, शुरुआत हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहो अगर सैलरी, क्योंकि सैलरी देखो, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए लोगों को, पहले तो सिक्योरिटी है, मतलब बहुत ही रेयर होगा कि आपके अंदर बहुत ही उत्सुकता होगी कि एकदम मैं समाज को बदल दूंगा, ठीक है, भ्रष्टाचार मिटा के रख दूंगा। पहला तो जॉब सिक्योरिटी है, लिटरली है, एकदम फ्रैंक, एकदम सही बात मैं बता रहा हूँ, जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि निकाल नहीं सकता कोई, ठीक है, कोई निकाल सकता। दूसरा, समाज में इज्जत बहुत है, भारी इज्जत है। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति 2 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है और इधर सरकारी में 60,000 कमा रहा है, 1 रुपया घूस नहीं लेता, ईमानदार है, 60,000 रुपया वाला, अभी आपकी 10 गुना ज्यादा इज्जत होगी, क्योंकि आप सरकारी जॉब में। और इधर 2 लाख रुपया कमा रहा है, बढ़िया नोएडा में रह रहा है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, ठीक है, बढ़िया लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा है, एक्टर से मिल रहा है, ये वो मैच देखने जा रहा है, और आप एकदम जंगल में जाके घसीट रहे हो 60,000 रुपए में, फिर भी आपकी इज्जत दूसरे नजरों में ज्यादा होगी, अंदर अंदर अपने आप को बाद में कोसोगे, साला कहाँ फंस गया मैं। लेकिन बाकी की नजर, हम अपने आप को ना दूसरे समाज के आईने से देखते हैं, ध्यान दियो कभी, हम कभी भी अपने आप को देखते हैं तो समाज के आईने से देखते हैं, मतलब समाज हमें क्या देखता है, किस रूप में सोचता है, हम वही करते हैं, बिल्कुल वही करते हैं। देखो ना, समाज क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, समाज ऐसा है वैसा है, हमारे को इज्जत करेगा, तो हम समाज के आने से अपने आप को देखते हैं, उसमें बहुत इज्जत है, और यही रह जाता है, पता है, लास्ट में इज्जत ही रह जाती है, आपको वही जीवन में वही सुकून देगा कि चल साला पैसा कम है लेकिन इज्जत तो है, भारी है, इतना है कि पूछो मत। कहीं खड़े हो जाए और कुछ बोल दे तो साला हमारा ही सुना जाएगा, दूसरे वाला कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है सरकारी, तो उसका कोई नहीं सुनेगा, हमारा सब सुनेंगे, क्योंकि हम सरकारी जॉब। अंत में इज्जत बहुत मायने रखती है, ठीक है, पावर भी रहेंगे नो डाउट, अगर आप लेवल 9 के आसपास 10 8 में भी है तो बहुत पावरफुल है आप, किसी का भला करना है तो बिल्कुल, जिस दिन आपका जमीर जाग गया कि मुझे समाज का कल्याण करना है, और कर डालोगे सच में। जैसे मैं अपने ही मित्र से पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए मूड खराब हो गया कि मेरे को नशा दूर करना है, बोलता मूड खराब हो गया तो फिर 15 दिन का कहानी है। 15 दिन में साले को पूरा एरिया से सब कुछ गायब कर देंगे, पावर है अच्छा खासा, बहुत पावरफुल पोस्ट है, लेकिन वही सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, आप ज्यादा ही एक्टिव होगे तो सिस्टम आपको निपटा देगा, तो सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। क्या हमारे पास ताकत नहीं है पाकिस्तान को मार दें, है ताकत, लेकिन नहीं मारते ना। बैलेंस करके चलना पड़ता है, एक ही दिन निपटा देंगे तो पूरा दुनिया बोलेगा क्या यार सबको मार दिया करके। मारने का तो ताकत है, लेकिन नहीं मारते, वैसे ही आपके पास रहेगा ताकत, वही बहुत बड़ी बात है। समझ में आया, चल चीज पोस्ट समझ में आया। बाकी नीचे पूरा सिलेबस हर पास रहता है, कितना सिलेबस होगा क्या होगा, पेपर हर जिले में होता है, ठीक है, यहाँ सारे जिले के नाम लिखा हुआ है, 33 जिला में पेपर होगा, लिख देता है कि कहाँ कहाँ पेपर होने वाला, परीक्षा के अंदर इतने जिलों में बनाया जाएगा, और ऑलमोस्ट हर रहता है, लेकिन हाँ मेंस केवल 5 जगह पर होता है, संभाग मुख्यालय में, ठीक है, अंबिकापुर में होगा पीजी कॉलेज। इस बार तो शायद एक आध सेंटर और था क्या, नहीं शायद केवल पीजी कॉलेज में होता है, ठीक है, पीजी कॉलेज में होता है, मैं क्योंकि एक बार दे चुका हूँ वहीं से, 2017 पीएससी मैंने वहीं से दिया था, ठीक है, और बाकी एक दुर्ग में होता है, एक रायपुर में होता है, एक जगदलपुर और एक बिलासपुर, ठीक है, अलग अलग ये सेंटर होते हैं इस पे, ठीक है, पूरा सिलेबस होता है। इसमें आयु देखोगे तो 2024 का है ना, इसमें लिखा होगा कि 1 जनवरी 2024 से पहले आपका 21 साल पूरा हो जाना चाहिए, ये रहा आयु सीमा, किसके लिए आयु का छूट है ना, ये तो दिखा था कि 21 साल, नहीं वो तो डीएसपी के लिए लिखा है, 28 साल डीएसपी का होता है। आयु की गणना लिखी, ऐसा कुछ लिखा होगा, आयु की गणना इसमें लिखा था क्या, आयु की गणना 1 जनवरी से की जाएगी, कहाँ लिखा है, ये तो आयु में छूट है,
मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये रहा, हाँ, आयु की गणना, मैं बोला आयु की गणना, ये रहा कि 2024 आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब उससे पहले ही आपका 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। मैक्सिमम आप 40 साल तक दे सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा, बस इतना दर्द तो कोई देता नहीं, कौन देगा, पागल थोड़ी है, 15 साल तक पीएस। ठीक है, बाकी सब ये सब हाइट वोट लिखा रहता है, डीएसपी के लिए हाइट चाहिए, बाकी के लिए नहीं। एक दो पोस्ट हैं जिनमें हाइट वोट की मांग होती है। इंग्लिश में भी सेम नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया जाता है, पूरा इंग्लिश में भी रहता है। नीचे सिलेबस रहता है, ये रहा सिलेबस, ये हिंदी इंग्लिश, ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। ये रहा हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस देता है, तो ये पूरा सिलेबस है। ये रहा, जैसे ये परीक्षा इससे पहले आएगा क्या, तो इससे पहले आएगा परीक्षा, मतलब प्रीलिम सिलेबस, ये रहा प्री का सिलेबस, ये देखो लिखा हुआ है राज्य सेवा का परीक्षा का सिलेबस। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन 2 घंटा होगा, ठीक है। 50 प्रश्न दिए जाएंगे, अब बांट दिया है, मैंने बताया पहले नहीं बांटता था, बांट दिया है। भारत से ये सब पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दर्शन कला उसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये दर्शन अलग से नहीं पढ़ना है, इतिहास में ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स और लास्ट में पर्यावरण। फिर छत्तीसगढ़ में दे देता है कि छत्तीसगढ़ में ये सब पढ़ लेना तुम लोग, कि इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, जनजाति पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ये उद्योग ऊर्जा ये सब है ना, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। और फिर लास्ट में क्या है, करंट अफेयर्स है। मेंस के सिलेबस जस्ट नीचे, ये सीसेट का सिलेबस, ठीक है, योग्यता परीक्षण होता है यहाँ पास, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। इसमें ये सब मेंस का ही, मतलब मैथ्स का ही सिलेबस है, ठीक है, ये मैथ्स का है पूरा। इसमें बस एक कम्युनिकेशन स्किल जुड़ा रहता है, बाकी हिंदी और इंग्लिश भी, हिंदी और सीजी आता है। तो ये हो गया, ये इंग्लिश में लिखा है सिलेबस। फिर आता है ये हिंदी में पूरा सिलेबस। पेपर नंबर 1 में 3 पार्ट है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। ये पेपर नंबर 1 है, 200 मार्क्स का है, 100 का ये, 50 का ये, 50 का ये। फिर ये निबंध का पेपर है, भाग 1 और 2 दूनी 4 निबंध लिखना होता है आपको। इजी है, टेंशन मत लो, आराम से 7 8 10 महीने पढ़ने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर आराम से 750 वर्ड लिख सकते हैं, कचरा हो जाएगा आपके लिए वो। फिर ये भारत का इतिहास पेपर नंबर 3 में, संविधान, और फिर ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 4 में एक साइंस का पेपर, पार्ट 2 में गणित का पेपर, ये गणित का सिलेबस। मेंस का सिलेबस पूरा डिफाइंड है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरा डिफाइंड। जगह प्री में बस लिख दिया इतिहास पढ़ लो, मेंस में पूरा लिखा इतिहास के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उटपटांग चीज नहीं पढ़ना है। उधर लिखा बस साइंस पढ़ लो, यहाँ क्या साइंस का सिलेबस डिफाइन कर दिया है, साइंस में यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मैथ्स का भी पूरा लिख दिया, मतलब मैथ्स का सिलेबस पूरा डिटेल। पेपर नंबर 5 अर्थव्यवस्था, भूगोल, और इससे छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा लिखा रहता है, क्या क्या पढ़ना क्या है। जैसे मैं अभी महानदी पूछा ना, तो इसमें देखो लिखा हुआ नदी नाला कुछ लिखा होगा, अपवाह तंत्र, ये रहा ड्रेनेज सिस्टम लिखा है, महानदी के बारे में बताइए, ठीक है, तो ये उसी में आएगा। पेपर नंबर 6 है, जिसमें फिलोसफी है, ठीक है, जिसमें आपका समाजशास्त्र है, मतलब सोशियोलॉजी है, और जिसमें क्या है, सामाजिक परिदृश्य है। पेपर नंबर 7 थोड़ा सा अलग पेपर है, अनकन्वेंशनल पेपर है, थोड़ा सा अलग पेपर है, जिसमें अधिनियम पढ़ना होगा थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये सिलेबस है आपके पास, अच्छा बड़ा सिलेबस, समझ में आया, नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत है ना, समझना जरूरी होता है ये। चलिए अब तो समय हो गया, कल ही से शुरू करेंगे, है ना, अगली क्लास लगेगी, देखते हैं शायद छत्तीसगढ़ की चालू होगी। हम लोग छत्तीसगढ़ शुरुआत करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सिलेबस, देखे ना, पूरा छत्तीसगढ़ 50 क्वेश्चन अलग है, और पूरा इंडिया का सेक्शन 50 क्वेश्चन अलग है। तो छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन तक मेंस की दृष्टि से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, ये छत्तीसगढ़ का 75 नंबर का यहाँ, ये पूरा, ठीक है। फिर ये रहा छत्तीसगढ़ पूरा 75 मार्क्स का, ठीक, टोटल हो गया 150। फिर ये लगभग ये रहा छत्तीसगढ़ का, ये रहा लगभग 40 नंबर का, तो ये हो गया 190। फिर यहाँ पास आओगे, यहाँ तो नहीं है छत्तीसगढ़, यहाँ मिलेगा 75 मार्क्स का, तो लगभग 265 हो गया। 265 के बाद छत्तीसगढ़ 100 नंबर का ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 ऐसे छत्तीसगढ़ पे 100 नंबर का, तो 265 प्लस ये 100 365, और ये 50 नंबर का छत्तीसगढ़ ही, जो कि ऑलमोस्ट वहां भी ये मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो लगभग 415 नंबर का केवल छत्तीसगढ़ मेंस में, सोचो 1400 में 400 मान लो आप। योजना उजना मिला के मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा 450 का है, लगभग 4.5, 30-33% वेटेज किसका है, छत्तीसगढ़ का है। हमारा
यही कोशिश रहता है कि आप इस 450 में 290 लेकर आए, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड है निकालने का पीएससी जिन्होंने पोस्ट लिया है वो लगभग 260 प्लस में है, इन 450, 415, 420 में। अगर 450 का है तो 290, 300, अगर 415 मानते हो तो फिर 260 प्लस में जाएगा। जो 2-3 मेंस मैंने दिए थे तो उसमें वही 200, 220, 230 तक जा रहा था। समय चाहिए, हमेशा मैं कह रहा हूं समय चाहिए, आराम से आपको जैसे 16 महीने चाहिए, समय देंगे तो बिल्कुल है आपके हाथ में। समय की मांग है और फोकस की मांग है, समझे? चलिए कल मिलते हैं ना, कल शुरुआत करेंगे इतिहास संविधान की, कि संविधान क्या है, कैसे काम करता है, धीरे धीरे और अंदर सिलेबस को देखते जाएंगे बाद में, ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? कोई जॉब वॉब तो नहीं करता नहीं ना? पूरे एकदम वेले बैठे हो ना एकदम? हाँ तो बढ़िया लग जाओ, है ना, बढ़िया से लग जाओ और एकदम आगे बढ़ो, क्योंकि कंपटीशन है भाई, अच्छा खासा कंपटीशन है। 1.5 लाख लोग देते हैं, और 1.5 लाख लोग तो नहीं पढ़ते, देते हैं बस, है ना। पढ़ने वाले मुझे जहां तक लगता है 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि 40,000 बच्चे होंगे जिन्होंने कोचिंग किया होगा। प्रॉपर प्रॉपर कोचिंग का मतलब प्री और मेंस, पिछले 8 साल 7 साल में, और उसमें से लगभग अभी 10-12 हजार लोग अब नहीं दे रहे होंगे, मतलब वो नहीं है, फील्ड में ही नहीं है। तो 30,000 के बीच में आपका कंपटीशन है, मतलब अभी आप 30,000 में, ऐसा मानिए। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं हमेशा बताया केवल 15% है, मैक्सिमम 20, मिनिमम 15, लिटरली उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। 40,000 में अगर आप 15% ले तो 15 चौके 60, 6,000 बच्चे हैं। असली कंपटीशन 6,000 बच्चों के बीच में, कि 6,000 में कौन प्री निकालेगा और 6,000 में कौन फिर मेंस निकालेगा, और वो हर साल 1,000 बढ़ता है बस। अब 1,000 बढ़ेगा क्योंकि पढ़ने वाले उतना ही है, बाकी सब आएंगे, बैठेंगे क्लास में, जाएंगे। तो वो या तो वो बनो, या तो 6,000 में बनना है, या तो 30,000 वाला बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना करते हो। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं, बैठे हैं, एक भी प्रेशर नहीं लेना है, ना सिलेबस का प्रेशर लेना है, ना किसी चीज का लेना है। कोई भी चिंता तुरंत बताइए, क्या चिंता आ रही है, क्या यहाँ पढ़ने में। बाकी समस्या आप संभालिए भैया ना, दोस्त यार आप संभालिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आप संभालिए, परिवार आप संभालिए, वो हम नहीं संभाल लेंगे। हाँ, वहां कुछ दिक्कत आ रही है कि वो नहीं छोड़ पा रहा है, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, या घर वाले परेशान कर रहे हैं, मैं ऐसा कर दे रही हूँ, तो वहां भी हम आपको सहायता कर सकते हैं, लेकिन हाँ एकदम इन्वॉल्व नहीं हो सकते वहां पास। तो वो सब साइड में। वैसे भी जिसको आपका साथ देना है वो जीवन भर देगा, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, तो आपको समझेगा, आपका साथ देगा, 16 महीने आपको फ्री छोड़ेगा, टेंशन मुक्त रखने का प्रयास करेगा। इवन तक परिवार वाले भी बहुत टेंशन देते हैं भाई, तो वो भी साथ देंगे, और जिनको नहीं देना वो जीवन भर नहीं देगा। तो इससे बेटर है कि आप ही मत दो, आप बिल्कुल आप एकदम अपने आप को अलग एंटिटी मानकर अपना पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है? कल मिलते हैं।